नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत। ये तो आप जानते ही हैं कि 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में ये जो इंडी गठबंधन है, इसकी बैठक होने जा रही है। तो अलग-अलग राज्यों से इसके जो गठबंधन दल हैं, उनके नेता रवाना हुए हैं मुंबई के लिए। पटना से रवाना होते हुए लालू यादव और तेजस्वी यादव ने मीडिया से कुछ कहा है। और लालू यादव ने क्या कहा है, मैं आपको उसका ऑडियो सुनवाता हूँ। आप थोड़े हैरान रह जाएँगे। सुनिए ज़रा। मुंबई में नरेंद्र मोदी के नट्टी पर चढ़ने जा रहे हैं हम लोग। आज का दिन नरेंद्र मोदी के नट्टी पर पकड़े हुए हैं, एकदम हटाना है। नरेंद्र मोदी के नटी को पकड़े हुए, नटी मतलब गर्दन को पकड़े हुए हैं और गर्दन से पकड़ कर के नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटाना है। लालू यादव कौन? बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्र में रेल मंत्री रहे हैं। रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने जो कारनामे किए हैं, उस पर भी केंद्रीय एजेंसियां शिकंजा कस चुकी हैं। न केवल लालू यादव पर, उनके बेटे तेजस्वी यादव पर भी, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, उनकी बेटियों मीसा भारती और कुछ दूसरी बेटियों के नाम भी उस मामले में हैं। बेनामी संपत्तियां जॉब देने के नाम पर जो जमीनें हैं, जो भवन हैं, वो अपने नाम लिखवाने के संगीन आरोप इन पर हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए इन्होंने जो चारा घोटाला किया था, उसमें 4 केस में इनको सजा हो चुकी है ऑलरेडी। झारखंड हाई कोर्ट से ये 2022 में हेल्थ के ग्राउंड पर जमानत पर बाहर हैं। विदेश में इन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट कराया है। इनकी बेटी ने अपनी एक किडनी इनको डोनेट की है। वो लालू यादव जो भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में घिरे हुए हैं, जिनका पूरा कुनबा भ्रष्टाचार के आरोप में घिरा हुआ है, वो पटना से मुंबई रवाना होते हुए कह रहे हैं कि हमने नरेंद्र मोदी की नटी पकड़ी हुई है, गर्दन पकड़ी हुई है और गर्दन पकड़ कर के इनको मुख्यमंत्री पद से हटाना है। अगर लालू यादव अपनी हैसियत ये लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी से अलग करके अब वो राज्य की सत्ता में है और उनका एक बेटा तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री है और दूसरा बेटा फिर से कैबिनेट मंत्री है, और मंत्री रहते हुए भी इनका दूसरा बेटा क्या-क्या कारगुजारियाँ कर रहा है, किसी का भी गिरेबान पकड़ कर के धक्का दे देना, कुछ-कुछ ड्रामेबाजी करते रहना, और जो उप मुख्यमंत्री हैं उनके भी किस तरह के बचकाने बयान आते हैं, इसको भी अगर नज़रअंदाज कर दें, तो लालू जी, सत्ता का ऐसा भी नशा क्या है कि बिहार में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते हुए, अपने बेटे के उप मुख्यमंत्री रहते हुए, आप जो कॉमन एक बिहेव होता है प्रधानमंत्री के प्रति, देश के प्रधानमंत्री के प्रति, और प्रधानमंत्री भी कैसा, जिसको 2-2 बार इस देश की जनता ने पूर्ण बहुमत से नवाजा हो और प्रधानमंत्री पद पर बैठाया हो, उसके बारे में आप इस तरह की हल्की और ओछी बातें करेंगे कि उनकी गर्दन हमने पकड़ रखी है, उनकी गर्दन पर हम चढ़ने जा रहे हैं, उनकी गर्दन पकड़ कर के कुर्सी से हटाने जा रहे हैं। कैसे हटाएँगे ये कुर्सी से? 2019 के लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें मिली थी इनकी पार्टी को? मैं बताता हूँ आपको। बीजेपी को वहाँ 40 लोकसभा सीटें हैं बिहार में। भारतीय जनता पार्टी को 17 सीटें मिली थी। जनता दल यू, जो तब उसका सहयोगी था, यानी नीतीश की पार्टी, उनको 16 सीटें मिली थी। एलजेपी, जो रामविलास पासवान की पार्टी है, तब तक रामविलास पासवान थे, उसको 6 सीटें मिली थी। यानी इन तीनों को ही 40 में से 37 सीटें मिली थी, बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी को।
आरजेडी को यानी लालू यादव की पार्टी को कितनी सीटें मिली थी? 40 में से 0, कुछ नहीं मिला था। और ये नरेंद्र मोदी की गर्दन पकड़ करके उनको कुर्सी से हटाने वाले हैं। कांग्रेस को, जो इनकी सहयोगी है, केवल 1 सीट मिली थी। ये तो मैंने बताया आपको 2019 का नतीजा। इससे पहले 2014 में जब पहली बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, तब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ नहीं थे, लालू यादव कांग्रेस के और महागठबंधन के साथ थे। 2014 का भी समझ लीजिए किसको कितनी सीटें मिली थी। भारतीय जनता पार्टी को मिली थी 22 सीटें और रामविलास पासवान की एलजेपी को मिली थी 6 सीटें, यानी 40 में से 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को मिली थी। जेडीयू को, नीतीश कुमार को, जो 1 साल पहले ही अलग हुए थे बीजेपी से, उनको मिली थी केवल 2 सीटें। और लालू यादव, जो नरेंद्र मोदी की गर्दन पकड़ करके उनको कुर्सी से उतारना चाहते हैं, इनको कितनी सीटें मिली थी? केवल 4 सीटें। अब जरा इससे 5 साल पहले चलते हैं, 2009। तब जेडीयू को मिली थी 20 सीटें। लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा था। बीजेपी को मिली थी 12 सीटें। 40 में से 32 सीटें तो इन 2 दलों ने ही जीत ली थी। एलजेपी का खाता नहीं खुला था। कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी। इंडिपेंडेंट 2 जीते थे। आरजेडी कहीं नहीं थी, कहीं नहीं थी। तो आप अंदाजा लगाइए साहब। फिर 2004, मुझे लगता है 2009 में जेडीयू और आरजेडी को मिलाकर के संभवतः ये सीटें होंगी, क्योंकि आरजेडी का आंकड़ा इसमें ना होना आश्चर्य का विषय है। लेकिन 2004 आरजेडी को 22 सीटें मिली थी, जब मनमोहन सरकार में ये रेल मंत्री बनाए गए थे। जेडीयू को 6, बीजेपी को 5, एलजेपी को 4 और कांग्रेस को 3 सीटें मिली थी 40 में से। तो लालू यादव, ऐसा लगता है कि 2004 में जो इन्होंने 22 सीटें जीती थी बिहार की, उस सपने से, उस एरा से बाहर आने का नाम नहीं ले रहे हैं। और अब तो खैर सीबीआई इनके खिलाफ कोर्ट में गई है, क्योंकि एक तो इनका बैडमिंटन खेलते हुए चित्र सामने आया था, दूसरे इन्होंने पटना और बेंगलुरु की बैठक में, जो ये इंडी गठबंधन की बैठकें हुई थी, उसमें कहा था कि अब तो मैं बिल्कुल फिट हूं। तो सीबीआई अब हाई कोर्ट गई है कि लालू यादव बिल्कुल फिट है। जो हेल्थ कंडीशंस पर उनको जमानत दी गई थी, उसको रद्द करिए और इनको जेल भेजिए बाकी की सजा भुगतने के लिए। देखते हैं उस पर क्या आने वाला है। तो एक तो मैंने बात की आपसे लालू यादव के इस बड़बोलेपन और ओछे बयान पर, जो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कही है। दूसरा एक बयान आया है राहुल गांधी का। राहुल गांधी ने क्या कहा है, ट्वीट किया है। ट्वीट करके कहते हैं कि लद्दाख के कोने कोने में गया और युवाओं से, माताओं बहनों से, गरीब लोगों से बात की। दूसरे नेता हैं जो सिर्फ अपने मन की बात करते हैं, मैं आपके मन की बात सुनना चाहता हूं। चीन ने हिंदुस्तान की हजारों किलोमीटर जमीन छीन ली है। प्रधानमंत्री इस बात को नकार कर झूठ बोल रहे हैं, ये लद्दाख का हर व्यक्ति जानता है। लद्दाख के मुख्य मुद्दे हैं, यहाँ के लोगों की राजनीतिक आवाज दबाई जा रही है। रोजगार के लिए सरकार के सभी वादे झूठे निकले और मोबाइल नेटवर्क और हवाई सुविधा की कमी है। अगली सदन में इन सभी मुद्दों को संसद में उठाऊंगा। इस स्वागत और मोहब्बत के लिए लद्दाख को बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल गांधी ने ये जो बयान दिया है कि चीन ने भारत की भूमि हड़प ली है, ये ठीक ऐसे समय पर बयान आया है जब चीन ने एक विवादित नक्शा जारी किया है। उस नक्शे में लद्दाख का कुछ हिस्सा, जो अक्साई चीन है, और जो अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है, उसको अपने
देश के नक्शे में उन्होंने प्रचारित प्रसारित किया है, दिखाया है। इस पर भारत सरकार ने, विदेश मंत्रालय ने चीन से बहुत कड़ा ऐतराज जाहिर कर दिया है ऑलरेडी। लेकिन ये क्या संयोग है कि जैसे ही राहुल गांधी इस तरह के बयान देते हैं कि चीन ने हमारी जमीन हड़प ली है, वैसे ही चीन की तरफ से भी कुछ ना कुछ ऐसा विवादित जारी किया जाता है, ताकि जो हमारी उपलब्धियां हैं, उपलब्धि कौन सी, अगर हाल की बात करें तो ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में जो प्रधानमंत्री का भाषण था, वो उसकी सराहना हो रही है। G20 सम्मेलन भारत में होने जा रहा है, जिसको लेकर के पूरी दुनिया में भारत की चर्चा है और नई दिल्ली पर ही पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। तीसरे, अभी हाल में हमारा चंद्रयान-3 चंद्रमा की सतह पर लैंड किया है और जो प्रज्ञान रोवर है, वो लगातार बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं इस समय इसरो को भेज रहा है। तो इनको ओवरलैप करने के लिए चीन की पुरानी आदत है कि वो कुछ ना कुछ ऐसा वितंडा खड़ा करना चाहता है, और राहुल गांधी और चीन एक दूसरे के सुर में सुर मिलाते हुए दिखाई देते हैं। तो राहुल गांधी जो कुछ कह रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, वो अपने आप में फिर से संदेहों के कटघरे में उन्हें खड़ा करता है, क्योंकि हमारी 68,000 सेना इस समय पूर्वी लद्दाख में एलएसी के आसपास ही खड़ी हुई है। तो राहुल गांधी जब इस तरह की बातें करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटैक करने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं हमारी सेनाओं पर भी अविश्वास जाहिर करने की कुचेष्टा करते हैं। ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। अब बात करते हैं उद्धव ठाकरे और सामना अखबार यानी संजय राउत की, क्योंकि मीटिंग मुंबई में होने वाली है, तो इनकी बयानबाजी शुरू हो चुकी है। सामना में प्रकाशित हुआ है कि साहब, भारतीय जनता पार्टी ने अब ईवीएम को भी बुक कर लिया है। ईवीएम को बुक कर लिया है मतलब उनका कहना है कि जो छोटे हेलीकॉप्टर हैं, वो भी 2024 के चुनाव के मद्देनजर, और जो राज्यों के चुनाव आने वाले हैं, तेलंगाना है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, मिजोरम है, इनके लिए पहले से ही छोटे हेलीकॉप्टर भी बीजेपी ने बुक कर लिए। तो सवाल ये है कि आप लोगों को किसने रोका था? आप लोग बीजेपी से पहले बुक कर लेते। बीजेपी ने पहले बुक कर लिए, इसलिए आपके पेट में मरोड़ उठ रही है और आप इस तरह की बातें लिख रहे हैं कि ईवीएम को भी बीजेपी ने बुक कर लिया। एक और मजेदार जो बयान है, वो उद्धव ठाकरे की तरफ से आया है। वो कह रहे हैं कि साहब, हम जो इकट्ठा हो रहे हैं सारे मिलकर के, हम भारत माता को बचाने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। अरे भाई, अपनी पार्टी को तो आप बचा नहीं पाए हैं। आपकी पार्टी के तो 55 में से 40 एमएलए टूट गए, 18 में से 13 एमपी टूट गए। आपकी पार्टी आप चुनाव आयोग में नहीं बचा पाए, वो पार्टी भी एकनाथ शिंदे को मिल गई, उसका सिंबल भी एकनाथ शिंदे को मिल गया। सुप्रीम कोर्ट में भी आप लड़ाई हार गए और आप भारत माता को बचाने की बात कर रहे हैं। तीसरे, ममता बनर्जी मुंबई पहुंची है। चौथी बात, ममता बनर्जी पहुंची है मुंबई, और मुंबई कहाँ गई हैं? अमिताभ बच्चन से मिलने के लिए। अब दो खबरें आ रही हैं। एक खबर ये आ रही है कि अमिताभ बच्चन तो नहीं मिले हैं, उनके परिवार के दूसरे सदस्य मिले हैं। जो फोटोग्राफ भी जारी हुए हैं, उसमें अमिताभ बच्चन दिखाई नहीं दे रहे हैं। हो सकता है कोई ऐसा फोटो बाद में जारी हो या किया गया हो जिसमें अमिताभ बच्चन के साथ ममता बनर्जी को दिखाया गया हो। पर अमिताभ बच्चन को राखी बांधने के नाम पर वो उनके आवास पर गई, तो वहाँ अभिषेक बच्चन, अ, ऐश्वर्या और अभिषेक की बेटी आराध्या, जो अमिताभ बच्चन की पत्नी है जया बच्चन, वो इनकी अगवानी करते हुए देखी जा रही हैं। तो ममता बनर्जी क्यों गई हैं अमिताभ बच्चन के यहाँ? क्या शो करना चाहती हैं? क्या संदेश देना चाहती हैं कि अमिताभ बच्चन उनके साथ हैं या विरोधी दलों के साथ हैं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ हैं? क्या यही संदेश देने का उनका मन था? एक और बड़ी घटना हुई है। एक बड़ी घटना ये हुई है कि मायावती का एक बयान आ गया है। मायावती ने कहा है कि
वो तो अकेले चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि ना तो एनडीए और ना ही ये इंडी गठबंधन गरीबों की परवाह कर रहे हैं, तो हम तो अलग चुनाव लड़ेंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे। अकेले चुनाव लड़ने का मतलब क्या है? यानी उत्तर प्रदेश में मायावती सभी 80 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारेगी। तो अब अगर अखिलेश यादव और कांग्रेस में, और अगर आम आदमी पार्टी भी कूद पड़ी कि मैं भी कुछ सीटें लड़ूंगी उत्तर प्रदेश में, उनसे कोई उनका तालमेल हो भी जाता है, तो एक कैंडिडेट हर सीट पर भारतीय जनता पार्टी का या उसके सहयोगी दलों का होगा, एक कैंडिडेट मायावती का भी होगा, एक कैंडिडेट इस इंडी गठबंधन का भी होगा। यानी त्रिकोणीय मुकाबले होंगे, और जब त्रिकोणीय मुकाबले होंगे तो फायदा किसको होगा, जरा सोचिए। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।